Welcome learners, this is your mentor, teacher and friend here. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने लास्ट सेशंस नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक करना ना भूलें, अपना कमेंट ज़रूर दें। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज के सेशन को। फर्स्ट वर्ड है आपके सामने लिखा है ऑर्थोडोंटिस्ट। एक प्रकार के एक्सपर्ट हैं जो कि डेंटिस्ट होते हैं और डेंटिस्ट की ये एक टाइप है। कौन? ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थोडोंटिस्ट जब हमने डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि ये दो रूट वर्ड से मिलकर के बना है, जिसका पहला रूट वर्ड है ऑर्थोस और इसका मीनिंग होता है स्ट्रेट या करेक्ट। दूसरा रूट वर्ड होता है हमारा ओडोंटोस, जिसका मीनिंग होता है टीथ। तो ये जो डेंटिस्ट होते हैं दांतों को सीधा करने का काम करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेरीओडोंटिस्ट। ये भी डेंटिस्ट के एक टाइप होते हैं। ये क्या करते हैं? पेरी वर्ड को देखिए पहले। पेरीओडोंटिस्ट में पेरी वर्ड को देखिए, ये एक रूट वर्ड है पेरी। इसका मीनिंग होता है अराउंड या सराउंडिंग। हमारे दांत के जो आसपास का क्षेत्र होता है ना, जहाँ पे गम्स होते हैं यानी मसूड़े, उन्हीं एरिया को ये डील करते हैं। ठीक है, ये जो डॉक्टर्स होते हैं। तो ये जो एक्सपर्ट होते हैं ना पेरीओडोंटिस्ट, ये हमारे टीथ के टूथ के आसपास के जो एरिया होते हैं यानी गम्स वगैरह की प्रॉब्लम्स से डील करते हैं। ठीक है, ये भी एक प्रकार के डेंटिस्ट होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं। क्लियर? बिल्कुल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेरीओडोंटिक्स। ये इन्हीं का नाउन फॉर्म है। नाउन फॉर्म कहने का मतलब प्रैक्टिस को हम कहते हैं पेरीओडोंटिक्स। ठीक है, ये एक्सपर्ट होता है और ये नाउन फॉर्म है यानी प्रैक्टिस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेरीओडोंटिक। ये है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव फॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट अब देखिए अगला वर्ड है हमारा इंडोडोंटिस्ट। क्या है? इंडोडोंटिस्ट। इंडो का मीनिंग होता है ना, क्या? इंडो का मीनिंग होता है, एक सेकेंड मैं पेन ले लूँ जी। ये एक ग्रीक रूट वर्ड है इंडम, जिसका मीनिंग होता है इनर। इनर कहिए, विद इन कहिए, इसका मीनिंग होता है अंदर। ठीक है, और ओडोंटिस्ट जो है ना वो ओडोंटो से बना है यानी टीथ और एक्सपर्ट। तो ये ऐसे डेंटिस्ट के टाइप होते हैं ना जो दांतों के अंदर की प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। अब दांतों के अंदर की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? कैविटीज़ हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उनमें बहुत सारे उपचार किए जाते हैं, जैसे कि रूट कैनाल थेरेपी। जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं दांतों के अंदर की, ठीक है, इनर पार्ट की, उससे जो डील करता है ना वो डेंटिस्ट होते हैं इंडोडोंटिस्ट। क्लियर जी? नेक्स्ट अब अगला वर्ड है हमारा एक्सोडोंटिस्ट। क्या है? एक्सोडोंटिस्ट। एक्सो का मीनिंग क्या होता है? एक्सो मीनिंग होता है आउटर यानी बाहर। क्या बाहर? जो दांतों को निकालने का काम करते हैं, एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं, वही होते हैं हमारे एक्सोडोंटिस्ट। क्लियर जी? नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑप्टोमेट्रिस्ट। जब हमने ऑप्टोमेट्रिस्ट को डिस्कस किया था ना तो इसमें एक रूट वर्ड निकला था ऑप्टो, यानी ऑप्टो बना है ऑप्सिस से। किससे? ऑप्सिस से। ऑप्सिस कह सकते हैं या ऑप्टिकोज की ओ है। इसका मीनिंग होता है ना व्यू, विजन, दृश्य। ठीक है, और जो मेट्रोन वर्ड है हमारा दूसरा, जो मेट्रिस्ट है ना, ये आईएसटी को हटाना पड़ेगा, मेट्रोन। इसका मीनिंग होता है ना मीजरमेंट। ठीक है, बिल्कुल। तो अब इसका मीनिंग हो गया ना कि जो आंखों की दृष्टि को नापने का कार्य करते हैं ना वो कहलाते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, ये जो एक्सोडोंटिस्ट है ना, अब इसको आप हटा दीजिए। हटाने का मतलब ये कि अब हम डेंटिस्ट को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, अब हम एक्सपर्ट को ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अब वेरियस एरियाज में। ठीक है, अब अलग अलग टाइप के एक्सपर्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कि मैम डेंटिस्ट को ही कवर कराती चली गई। क्लियर? तो अब हम डेंटिस्ट को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अब हम डिस्कस कर रहे हैं और भी एक्सपर्ट्स को। ठीक है, चलिए अब देखिए हमने डिस्कस किया ऑप्टोमेट्रिस्ट को। अब ये जो नीचे वर्ड्स लिखे आपके सामने, थर्मोमीटर या बैरोमीटर, ये कोई एक्सपर्ट नहीं है। ये क्या है? ये एक डिवाइस है जिनसे
किसी चीज को मेजरमेंट करने का काम किया जाता है। तो ये वर्ड्स लिखने का क्या मतलब था यहाँ पे, ये मतलब ये था जो हमने डिस्कस किया ना, मेट्रोन। ठीक है, अब इसी से देखिए अलग अलग वर्ड्स बनाए जाते हैं। ठीक है, अब कैसे, इसी मेट्रोन से बना है मीटर। ठीक है, और ये जो मीटर में, थर्मोमीटर में जो थर्मो है, यानी ये रूट वर्ड जो है ग्रीक रूट है थर्मी। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है हीट, ताप। तो थर्मोमीटर को हम हिंदी में वैसे भी तापमान कहते हैं, नहीं जी, मीटर लिखा है ना तो तापमापी कहते हैं जी। तो जो ताप को जो ताप को मेजरमेंट करने का काम करता है यंत्र, उसी को हम कहते हैं थर्मोमीटर। ठीक है, बिल्कुल। तो मीटर क्या, मेजरमेंट करने का जो काम कर रहा है वही है हमारा क्या, थर्मोमीटर। और किसको माप रहा है, हीट को माप रहा है। क्लियर, बिल्कुल। स्पेलिंग अच्छी है, याद रखिएगा, एग्जाम वगैरह में पूछी जाती है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैरोमीटर। क्या है, बैरोमीटर। अच्छा, तो मीटर तो मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगी। मीटर बना है मेट्रोन से, जिसका मीनिंग होता है मेजरमेंट करना। ठीक है, तो ये सब भी डिवाइस है जो कि किसी ना किसी चीज को मेजर करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, देखो अब जो बैरोमीटर है, बैरोमीटर में एक ग्रीक वर्ड है बैरोस। क्या है, बैरोस, ये बी है। ठीक है, अब बैरोस का मीनिंग होता है ना वेट। क्या, वेट यानी भार। अब ये जो बैरोमीटर होता है ना, ये भार को मापने वाला एक यंत्र होता है। क्लियर, बिल्कुल। स्पेलिंग अच्छी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है ये स्फिग्मो मैनोमीटर। ये यहां होना चाहिए था, स्पेस कम होने की वजह से नीचे है। स्फिग्मो मैनोमीटर। अब ये क्या मापता है और इसका रूट वर्ड क्या है, पहले ये देखो। ये जो रूट वर्ड है ना स्फिग्मोस, क्या है, स्फिग्मोस, इसका मीनिंग होता है ना पल्स। क्या है, पल्स, जो नाड़ी को चेक करता है। ठीक है, पल्स को चेक करने का काम करता है। तो स्फिग्मो मैनोमीटर को तो आप जानते ही होंगे, जिससे किसी मनुष्य की पल्स को चेक करने का काम किया जाता है। ठीक है, स्पेलिंग अच्छी है, आपके जीके की नज़र से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको याद करके चलेंगे। ठीक है, मेट्रोन से बना है और ये स्पिग्मो वर्ड से बना है, जो कि हमारा एक ग्रीक रूट वर्ड है। क्लियर, बिल्कुल। तो ऑस्टियोपैथ ये वो एक्सपर्ट होते हैं, जैसे कभी आपकी बॉडी में मसल्स वगैरह में खिंचाव आ जाए, तो ये जो डॉक्टर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, प्रेशर दे करके हाथ से जो प्रॉब्लम होती है उसको डील करते हैं। ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम को ये दूर करने का प्रयास करते हैं। आपकी हड्डियों में, आपकी मसल्स में अगर कहीं खिंचाव आ जाता है, तो ये क्या करते हैं, ये रक्त संचार बढ़ाने में मदद करते हैं। कैसे करते हैं, हाथ से प्रेशर दे करके। ठीक है, हाथ से प्रेशर दे करके ये खिंचाव को दूर करने का प्रयास करते हैं और आपकी प्रॉब्लम क्लियर करते हैं। क्लियर, तो यही होते हैं ऑस्टियोपैथ। बिल्कुल, और इनका जो प्रैक्टिस होता है ना, वो कहलाता है ऑस्टियोपैथी। जी बिल्कुल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑर्थोपेडिस्ट। हम इसको पढ़ चुके हैं। ऑर्थो हम जानते हैं कि स्ट्रेट होता है, और पेडिस्ट का मतलब हम जानते हैं, पेडिस्ट का मीनिंग हम जानते हैं, पेडोस से लिया गया है, इसका मीनिंग होता है चाइल्ड। तो पहले क्या था एंशियंट टाइम में, कि जो बच्चों की अस्थियों को उनमें जो प्रॉब्लम होती है उनको ट्रीट करता है, वही कहलाता है ऑर्थोपेडिस्ट। लेकिन अभी मॉडर्न टाइम में क्या है ना, कि ये अडल्ट की भी हड्डियों को ट्रीट करते हैं। ठीक है, और ये सीधा करने का काम करते हैं। कौन, ये ऑर्थोपेडिस्ट। हमारे पास में कायरोपोडिस्ट। अब जो कायरो वर्ड है ना, इसका मीनिंग होता है हैंड, और ये कौन से रूट वर्ड से आया है वो देखिए, ये आया है कायर या किरो। ठीक है, इसका मीनिंग होता है दोनों का हैंड। ठीक है, बिल्कुल। और जो एक और रूट वर्ड आपको इसी वर्ड में मिलेगा, पोडिस्ट है ना, जो ये आपको पोडिस्ट बना है किससे, पाउस से या पोडोस से। इसका मीनिंग क्या होता है, यानी फुट, यानी पैर। ठीक है, तो हाथ से जो पैरों का इलाज करे। अब ये कैसी बात हुई, देखिए, जो क्या होता है कि हम जब कोई लेबर करते हैं ना, जब बहुत एक्सेस वर्क करते हैं, तो उससे हमारे पैरों में ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे निशान बन जाते हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं ना, तो ये हाथों से ना उन्हीं का ट्रीटमेंट करते हैं, पैरों का इलाज करते हैं। ठीक है, कौन, ये कायरोपोडिस्ट है ना, और इनको हम कह सकते हैं पोडियाट्रिस्ट। क्या कह सकते हैं जी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में कायरोग्राफी।
क्या है? कायरोग्राफी। कायरो का मीन होता है हैंड, ग्राफी का मीन होता है ना राइटिंग, यानी हाथ की रेखाओं का जो अध्ययन करता है ना वही होता है कायरोग्राफी। क्लियर? अब इनका अगर हमें एक्सपर्ट बनाना हो तो हम कह सकते हैं कायरोग्राफर। क्लियर? और अगर हमें इनका एडजेक्टिव बनाना हो, कायरोग्राफी से इसका एडजेक्टिव बनाना हो तो हम कह सकते हैं कायरोग्राफिक। ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में ग्राफोलॉजिस्ट, जो ग्राफ का अध्ययन करते हैं, यानी अध्ययन करते हैं क्या? जो एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, जो ग्राफ के बारे में जो एक्सपर्ट होते हैं, इनके जो एक्सपर्ट होते हैं उनको हम कह सकते हैं ग्राफोलॉजिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में कायरोमैंसी। क्या है? कायरोमैंसी। कायरो का मीन हम जान रहे हैं हाथ, मैंसी का मतलब होता है ना एक रूट वर्ड है, पहले उसको देख लो। जो मैंसी वर्ड होता है ना ग्रीक है, ये रूट वर्ड। और कौन सा रूट वर्ड है वो? मैंसी। इसका मीनिंग क्या होता है? फोरटेलिंग या प्रेडिक्शन। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है फोरटेल या प्रेडिक्शन। कहने का मतलब अब जो पहले से क्या प्रिडिक्ट करना, भविष्य बताना। ठीक है, हाथ देख करके, कायरो भी है ना तो इसको भी ध्यान रखना, हाथ देख करके जो प्रिडिक्शन करे, यानी भविष्य को पहले से बताए हाथ देख करके, वही होते हैं हमारे कौन? कायरोमैंसी। क्लियर? बिल्कुल। अब देखिए, तो जो प्रैक्टिस होती है ना उसको कहते हैं कायरोमैंसी, और जो एक्सपर्ट होते हैं वो कहलाते हैं कायरोमैंसर, और इनसे जो एडजेक्टिव बनता है ना वो होता है कायरोमैंटिक। क्लियर? बिल्कुल। तो ये वर्ड्स मैंने लिखे तो नहीं है आपके सामने क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग होता, इसलिए मैं ना आपको बताती चल रही हूँ कि आपका कोई भी वर्ड मिस ना होने पाए। क्लियर? और इसलिए आपको मैं रूट वर्ड से भी परिचित करा दे रही हूँ, क्योंकि रूट वर्ड पता होंगे ना तो आपको बहुत ईजी हो जाएंगी चीज़ें। क्लियर? बिल्कुल। अब देखो जी, हाँ पीडीएफ चेंज कर लिया जाए जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो मैंने आपको बताया कि ये पर्सन है, यानी ये एक्सपर्ट है, और ये जो आई सी लिखा है ना ये है हमारा एडजेक्टिव। क्लियर? बिल्कुल। अब आपको मैं एक चीज़ याद कराना चाह रही हूँ, यानी जो पाउस होता है ना, जो पोडोज होता है, ये है रूट वर्ड्स। एक्चुअली ये है रूट वर्ड। मैंने क्यों लिखा इनको आपके सामने? क्योंकि ये बहुत सारे वर्ड्स में ना ऐड होते हैं, और ये जिन वर्ड्स में आते हैं उसका मीनिंग होता है फूट, है ना। मैंने आपको बताया कि इनका जो मीनिंग होता है वो होता है फूट। तो ये जिन जिन वर्ड्स के बीच में आएंगे वहाँ पे हमें सेंस लगाना है कि कहाँ पे किस तरीके के फूड की बात हो रही है। ठीक है, और उन्हीं से रिलेटेड मैं कुछ वर्ड लिख करके आपके सामने ले आई हूँ, जैसे ऑक्टोपस। क्या है? ऑक्टोपस। एक सेकेंड जी, ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस में क्या होता है? ऑक्टोमिनेट। पस क्या होता है? वही पाउस, यानी फूड। ठीक है, तो 8 जिसके हो जाएंगे क्या? पैर। ठीक है, वो कौन होगा? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस क्या है? एक एनिमल है ना, कहाँ रहता है? पानी में रहता है। बिल्कुल जानते हैं सब लोग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्लेटिपस। क्या है? प्लेटिपस। प्लेटिपस को देखो, इसका जो रूट है ये प्लेटी, इसका मीनिंग होता है ना ब्रॉड, ब्रॉड। ठीक है, चौड़े। ठीक है, यानी फ्लैट। तो और पस में नहीं, पाउस यानी पैर। तो इनके पैर जो होते हैं ना ये भी एक टाइप का एनिमल है, ये भी पानी में रहता है। तो ये ऐसा एनिमल है ना, इसके पैर आप देखेंगे ना तो काफ़ी फ्लैट होते हैं, काफ़ी ब्रॉड होते हैं, है ना। तो ये इसीलिए प्लेटिपस जो है ना, जो रूट वर्ड है वो ब्रॉड से बना है, और ब्रॉड का मीनिंग होता है फ्लैट। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखिए पोडियम, ये कोई एनिमल नहीं है ना। पहली बात तो ये एनिमल नहीं है। आपको मैं बता दूं, पोड है ना यहाँ पे, जिसका मीनिंग होता है पोडोस, रूट वर्ड, और उसका मीनिंग होता है पैर। ठीक है, तो IUM ये एक टाइप का सफिक्स है, इसको आप जान लीजिए। IUM इसका मीनिंग होता है ना प्लेस, प्लेस वेयर, यानी प्लेस, कोई जगह। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं? पोडियम पढ़ते हैं, स्टेडियम पढ़ते हैं, ऑडिटोरियम पढ़ते हैं, जिम्नेजियम पढ़ते हैं, तो उन सब के लास्ट में सफिक्स लगा है क्या? IUM, IUM। ठीक है, तो फिलहाल वर्ड जो हमारा है पोडियम, पोडियम को देखिए, जहाँ पे वो स्थान जहाँ पे हम खड़े होते हैं। ठीक है, अब कहाँ खड़े होते हैं भाई? बोलने के लिए खड़े होते हैं, स्पीच देने के लिए खड़े होते हैं, है ना। टीचर भी हमारे खड़े होते हैं कहाँ पे? पोडियम के पास में। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रिपॉड। क्या है? ट्रिपॉड। भाई ट्री फॉर 3, पॉड माने पैर, कोई ऐसा सामान। जी बिल्कुल, ट्रिपॉड मैं आपको सामान इसलिए कह रही हूँ ना क्योंकि ट्रिपॉड आती है ना हमारी सेल्फी स्टिक वगैरह के साथ में, वही चीज़। तो हो सकता है कोई एनिमल भी हो जाए जिसके 3 पैर हैं, हालांकि ऐसा बहुत रेयर केस में है। तो ट्रिपॉड है ना जिसके 3 पैर होते हैं, उसी को हम कहते हैं ट्रिपॉड। क्लियर?
बिल्कुल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पोडियाट्रिस्ट। पोडियाट्रिस्ट क्या है भाई, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। पोडियाट्रिस्ट होते हैं हमारे कौन, कायरोपेडिस्ट। ठीक है, कायरोपोडिस्ट को हम कहते हैं पोडियाट्रिस्ट। और इनका जो नाउन फॉर्म होता है ना, पोडियाट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, पोडियाट्री, है ना। और इसी का सिनोनिम हम कह सकते हैं कायरोपोडी, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। क्लियर जी। तो ये थे आज के हमारे कुछ वर्ड्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अब हम चलते हैं अपने सेकंड सेशन पे। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे ना ग्रामर सेशन में प्रीपोजिशंस को। और प्रीपोजिशंस में ना हम वेरियस टाइप के प्रीपोजिशंस को डिस्कस कर चुके हैं, और वो भी अलग अलग सेंस में। ठीक है, क्योंकि एक प्रीपोजिशन का यूज ना मोर देन वन मीनिंग में हो सकता है। क्लियर। तो आज का जो हमारा प्रीपोजिशन है वो है फ्रॉम। ठीक है, तो फ्रॉम को देखो कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम का मीनिंग होता है ना से, लेकिन इससे कई अर्थ होते हैं। यानी हम से तो कहते हैं, लेकिन से के अलावा भी कई मीनिंग होते हैं। वो क्या होते हैं, देखो। पहला मीनिंग होता है ना से, किससे, से का मतलब क्या है यहाँ पे, से अलग होना, से बच निकलना। ठीक है, इस सेंस में। जैसे हिज एब्सेंस फ्रॉम द क्लास वाज सुन नोटिस्ड, उसकी अनुपस्थिति क्लास से जल्दी ही नोटिस की गई। ठीक, तो एब्सेंस क्लास से, है ना। तो क्लास से का क्या मतलब है यहाँ पे, ये अलग होने के सेंस में हम फ्रॉम का यूज पढ़ रहे हैं। क्लियर। यहाँ पे जो प्रीपोजिशन यूज की जाएगी वो फ्रॉम ही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट, द मैंगो फेल फ्रॉम द ट्री। अब देखो, फेल फ्रॉम द ट्री का मतलब क्या, पेड़ से गिरा एक आम। ठीक है, तो गिरा, टूट कर नीचे ही तो आया, अलग हुआ ना। तो इस वजह से हम से के सेंस में ना फ्रॉम का यूज करते हैं, और उसका मीनिंग होता है अलग होना या बच निकलना। क्लियर। नेक्स्ट, अब देखो, एक हम फ्रॉम का यूज करते हैं दूर के सेंस में। कैसे, जैसे द विलेज इज 5 miles अवे फ्रॉम द टाउन। बिल्कुल, जैसे हमें दूरी बतानी हो ना, डिस्टेंस बताना हो, तो हम कह सकते हैं द विलेज इज 5 miles अवे, यानी 5 मील दूर है गांव। कहाँ से, टाउन से। ठीक है, तो यहाँ पे भी से ही का सेंस आ रहा है, लेकिन ये दूरी बता रहा है, कोई अलगाव नहीं बता रहा है ना। ऊपर के सेंटेंस में हमने क्या देखा था कि ये अलगाव को शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये अलगाव को शो नहीं कर रहा। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ये डिस्टेंस बताने का काम कर रहा है कि टाउन से विलेज 5 मील के डिस्टेंस पे है। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे फ्रॉम का यूज इसलिए किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट, इट इज ओनली ए फ्यू स्टेप्स फ्रॉम हेयर टू द पोस्ट ऑफिस। बिल्कुल, तो यहाँ से कुछ ही स्टेप्स की दूरी पर है। क्या, यहाँ से पोस्ट ऑफिस, हेयर टू द पोस्ट ऑफिस। क्लियर। तो ये यहाँ यानी जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है हेयर, हेयर से का डिस्टेंस बता रहा है पोस्ट ऑफिस का। क्लियर। नेक्स्ट, अब देखिए देखिए, इसमें टफ कुछ भी नहीं है, हम जानते सब कुछ है, बस हमने इसको कभी सीक्वेंस से पढ़ा नहीं था, तो वो चीज हम आज काम कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो, हम फ्रॉम का यूज करते हैं ना कारण के सेंस में। जैसे हमें कहीं रीजन बताना हो तो हम कह सकते हैं, जैसे बिकॉज ऑफ कह सकते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ, ये बताना हो तो हम कैसे यूज कर सकते हैं फ्रॉम का। आता भी एग्जाम में आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिए। शी सफर्ड फ्रॉम हार्ट डिसीज। ठीक है, किससे सफर है, किससे सफर्ड है, यानी हार्ट डिसीज से। क्या कारण है डिसीज का, हार्ट डिसीज है। ठीक है, यानी पीड़ित होने का क्या कारण है, हार्ट डिसीज। ठीक है, तो हम वैसे भी सफर के साथ में फ्रॉम का ही यूज करते हैं, चाहे हम लर्न कर सकते हैं और चाहे समझ सकते हैं। ठीक है, अगर हमें लर्न हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हम समझ लेते हैं ना तो ये हमेशा के लिए आसान हो जाता है। क्लियर जी। नेक्स्ट, ही डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड। अब देखो, कारण तो यहाँ पे भी ये बता रहा है कि वो मृत्यु को प्राप्त हुआ या मृत्यु हुई इसकी, कैसे, लॉस ऑफ ब्लड की वजह से। ठीक है, खून की कमी की वजह से। तो ये जो डाइड होता है ना, डाइड के साथ में और भी प्रीपोजिशंस आते हैं, जैसे ऑफ भी आता है ना, और भी आते हैं प्रीपोजिशन, लेकिन यहाँ पे ना फ्रॉम का यूज हम कर रहे हैं जब अननेचुरल होती है ना डेथ की वजह, तब वहाँ पे हम फ्रॉम का यूज करते हैं। अच्छा, और भी केसेस होते हैं जहाँ पे हम डाइड के साथ में ना ऑफ का यूज करते हैं, तो वो फिलहाल हम जब ऑफ को पढ़ेंगे ना तब वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो हमें याद रखना है कि फ्रॉम का यूज ना हम जब रीजन बताते हैं और डेथ होता है या सफर होता है ना वर्ड, तो वहाँ पे हम फ्रॉम का यूज करते हैं। क्लियर, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा देखते हुए यानी कंसीडरिंग। फ्रॉम ए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू इट इज स्टूपिड। अब देखो, देखते हुए कंसीडरिंग का भाव आ रहा है यहाँ पे, है ना, तो इसलिए कह रहा है फ्रॉम ए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू इट इज स्टूपिड। क्लियर। फ्रॉम हिज अपीयरेंस ही लुक्स ओल्ड, यानी कंसीडर करते हुए, यानी कि इसके थ्रू, यानी फ्रॉम हिज अपीयरेंस, और उसके अपीयरेंस से वो बूढ़ा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रॉम का यूज हो रहा है ना, ये देखते हुए, जज करते हुए। ठीक है, अब देखेगा तो जज ही करेगा,
है ना। तो वही चीज बता रहा है कि फ्रॉम का यूज ना हम कंसीडरिंग के सेंस में भी कर सकते हैं। क्लियर जी। नेक्स्ट, अब देखो आरंभ, यानी कि हमको ना जब इन प्लेस और टाइम बताना हो तो वहां पे भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे ही इज कमिंग फ्रॉम होम, वह घर से आ रहा है। ठीक है, वैसे यहाँ पे आरंभ को आप मत याद रखो, आप यहाँ पे भी आप डिस्टेंस ही मानो, है ना। इंग्लिश में करेंगे तो हम रॉन्ग नहीं करेंगे, हालांकि क्या होता है उसके पीछे का लॉजिक कभी कभी हम एग्जैक्ट नहीं जान पाते हैं, लेकिन जब इंग्लिश करते हैं ना तो बिल्कुल क्लियर करते हैं। और जब आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे ना तो आपके लिए चीजें और आसान हो जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल। तो कोई जरूरी नहीं है कहीं पे अगर बुक में कहीं पे कोई चीज प्रिंट हो गई है तो उसी को हमें फॉलो करना है। ठीक है, हमें अपने विवेक से काम लेना है और कहाँ पे करेक्ट है कहाँ पे इनकरेक्ट है वो चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए काम करना है। ठीक है, कहीं चीज़ अगर आपको को रिलेटेड यानी आपको कहीं पे ट्रिक कोई मिल जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, ट्रिक नहीं मिल रही है तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, डजेंट मैटर, हमें वो बहु एज इट इज लर्न कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल। ही हैव बीन वर्किंग फ्रॉम 8 to night। अब देखिए आरंभ का जो हमने यहाँ पढ़ा था ना, यहाँ पे ये सेंटेंस में उसका भाव आ रहा है कि वी हैव बीन वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। हम काम कर रहे हैं सुबह से रात तक। ठीक है, तो से का जो सेंस आ रहा है ना, अब आरंभ कब किया था, मॉर्निंग में किया था, तो इसीलिए यहाँ पे हम से का यूज कर रहे हैं, यानी फ्रॉम का यूज कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट, अब देखो फ्रॉम का ही यूज ना हम करते हैं क्या बताने के लिए, ये बात बताने के लिए। जैसे द शॉप विल बी ओपन फ्रॉम 8:30। अब देखो फ्रॉम का सेंस है ना यहाँ पे के बाद, यानी कि 8:30, 8:30 बजे के बाद। ठीक है, यानी 8 जो टाइमिंग है उसके बाद ये शॉप खुलेगी। क्लियर, बिल्कुल। तो यहाँ पे वही फ्रॉम का मीनिंग है के बाद, यानी जो टाइमिंग दी है उस टाइमिंग के बाद की बात कर रहा है। पास्ट का मीनिंग ये होता है ना कि उससे ज्यादा, अधिक। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट, इट विल बी ओपन फ्रॉम अबाउट 9 o'clock। तो जो टाइमिंग दी है ना इसी टाइमिंग के बाद की बात करनी हो अगर, तो हमें वहां पे फ्रॉम का यूज करना है। क्लियर, बिल्कुल। नेक्स्ट, अब देखो हम फ्रॉम का ही यूज करते हैं ना के द्वारा को बताने के लिए, यानी यूजिंग। कैसे यूजिंग, ब्रेड इज मेड फ्रॉम फ्लोर, ब्रेड इज मेड फ्रॉम फ्लोर, यहाँ पे फ्रॉम का यूज है। अच्छा, इसमें एक एरर आती है, इंपॉर्टेंट, पहले मार्क करिए, बता रहे हैं आपको। एक एरर और आती है जहां पे हम ऑफ का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें ना हम ऑफ और फॉर को साथ में ही पढ़ेंगे, है ना। अभी तो जो हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं हर एक प्रीपोजिशन का डिटेल में, वो हम देखेंगे, लेकिन बाद में ना हम को रिलेशन करके भी आराम से इनकी स्टडी करेंगे, तो हमें टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो क्या बन रहा है, ब्रेड इज मेड फ्रॉम फ्लोर। एक ही चीज से उसका रूप परिवर्तित करके चीजों को क्रिएट किया जाए ना, तो वहां पे हम फ्रॉम का यूज करते हैं। क्लियर, बिल्कुल। शी प्लेड द म्यूजिक फ्रॉम मेमोरी, तो यहाँ पे भी देखो द्वारा का सेंस आ रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब अगला कौन सा सेंस है हमारा फ्रॉम में, फ्रॉम में ही हमारा अगला सेंस है कि बदले में। जैसे ही नीड्स ए रेस्ट फ्रॉम वर्क। अब देखो यहाँ पे इसका जो मीनिंग आ रहा है ना, इंस्टीड ऑफ, यानी के बदले में उसको आवश्यकता है किसकी, एक रेस्ट की, काम की अपेक्षा। ठीक है, के बदले में, तो इसलिए यहाँ पे हम फ्रॉम का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब देखो फ्रॉम का ही यूज हम कर सकते हैं ना जब हमको कंपैरिजन करना है। जैसे ही इज डिफरेंट फ्रॉम, एक काम करो, ये जो वर्ड है ना डिफरेंट, इसको आप लर्न कर लो, कुछ भी मत समझो, क्योंकि डिफरेंट के साथ में ना जो प्रीपोजिशन आता है वो होता है फ्रॉम, और कोई प्रीपोजिशन लगा करके एरर दी जाती है तो हमें उसको फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, ही इज डिफरेंट फ्रॉम हिज ब्रदर इन कैरेक्टर। क्लियर, बिल्कुल। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है हमारा सुरक्षा देना, यानी रोकना। शी सेव्ड द चाइल्ड फ्रॉम द फायर, बिल्कुल, उसने बच्चे को आग से बचाया। तो यहाँ पे हालांकि जो हिंदी में मीनिंग आ रही है वो से की कई जगह आ रही है, तो बस उनका पर्पस अलग अलग है कि किस किस पर्पस में, किस किस रेफरेंस में हम फ्रॉम को यूज कर सकते हैं। क्लियर, बिल्कुल। ए ट्री गेव अस शेल्टर फ्रॉम द रेन। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रोडक्शन देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, बचाने का काम कर रहे हैं, कौन, फ्रॉम। ठीक है, जो नाउन है उस नाउन से ये बचाने का काम कर रहा है, कौन, फ्रॉम, प्रीपोजिशन। क्लियर। नेक्स्ट, अगला है हमारा लास्ट है फ्रॉम का ही यूज उत्पत्ति स्रोत बताने के लिए, यानी ओरिजिन सोर्स बताने के लिए। मेनी इविल्स फ्लो फ्रॉम फियर। मेनी इविल्स जो है ना वो क्या पैदा करती हैं, भय। ठीक है, आई न्यू फ्रॉम हिम ऑल अबाउट यू, मैंने उससे जाना, क्या जाना, स्रोत, यानी जो हिम है ना ये
ये ओरिजिन मतलब सोर्स ही तो है, क्या बताने का, जानने का सोर्स है ना, कौन, हिम। तो वही कह रहा है आई न्यू हिम ऑल अबाउट यू, ठीक है, आपके बारे में सब कुछ मैंने उससे जाना है, ठीक है। चलिए, तो ये था आज हमारा फ्रॉम के सेंस में यूज, कुछ सेंटेंसेस का यूज हमने देखा था, ठीक है। तो आज ना हम ग्रामर पोर्शन को यहीं पर रोक रहे हैं। कल आप क्या करेंगे ना, इसका आप रिवीजन करेंगे और इसको और डिटेल में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। हालांकि हम पढ़ चुके हैं एक बार, सबका ब्रीफली इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं। तो इसके बाद में अगला जो प्रीपोजिशन होगा हमारा इन होगा और इनटू, इनको हम साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप भी पढ़ करके आइएगा और अब हम अपने नेक्स्ट सेशन पे मूव ऑन करते हैं जो है लिटरेचर। ओके, चलिए। ओके, लिटरेचर पोर्शन में हम लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा टर्न है निगेटिव कैपेबिलिटी का। चलिए डिस्कस करते हैं ये है क्या। सबसे पहले तो इसको कॉइन किया था किड्स ने, यूज कह लीजिए आप, ठीक है, 1817 में अपने भाई के साथ में। इट इज ए क्वालिटी विच ए मैन पोजेसेस व्हेन ही इज कैपेबल ऑफ बियरिंग अनसर्टेनिटीज, मिस्ट्रीज, डाउट्स विदाउट एनी इरिटेबल रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीजन। ये एक ऐसी क्वालिटी होती है जिसमें मनुष्य स्वामित्व दिखाता है, रखता है, कि जब वह कैपेबल है, क्या सहन करने योग्य, क्या अनसर्टेनिटीज को, मिस्ट्रीज को, डाउट्स को, और वो भी बिना किसी इरिटेबल रीचिंग के, जो कि फैक्ट और रीजन के साथ अटैच है, ठीक है। तो कहना कुछ नहीं है, आपको बस इतना जानना है। जब आप ये देखेंगे ना कि इसको कॉइन किया था किड्स ने अपने भाई के साथ में, उन भाई का एक नाम भी है, हो सकता है भी आगे आए, 1817 में कॉइन किया था और ये शेक्सपियर के लिए यूज़ किया था, अभी आगे मिलेगा आपको। और इसमें ना हम अनसर्टेनिटीज देखेंगे, मिस्ट्रीज देखेंगे, डाउट्स देखेंगे, ठीक है, बिल्कुल। द पोएट हैज़ नो इंडिविजुअलिटीज ऑफ हिज ओन, और इसमें ना लेखक की अपनी खुद की कोई इंडिविजुअलिटी नहीं होती है, ठीक है। He becomes one with the thing that he is describing. It shows detachment and objectivity. ये भी याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है कि ये क्या चीज़ प्रदर्शित करता है। तो ये डिटैचमेंट को और ऑब्जेक्टिविटी को प्रदर्शित करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ना इसका एग्जाम्पल, द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव कैपेबिलिटी अकॉर्डिंग टू किड्स इज शेक्सपियर, ठीक है। अपने बारे में नहीं होती है ये, और ये थोड़ा मिस्ट्रीज, डाउट से, अनसर्टेनिटीज से भरी होती हैं, और इसमें डिटैचमेंट और ऑब्जेक्टिविटी दिखाई पड़ती है, ठीक है। और इसको यूज़ किया था किड्स ने 1817 में किया था। बस इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है यूपीटीजीटी की नज़र से, ठीक है। चलिए, अगला है हमारा नियो क्लासिसिज्म। द टर्म नियो क्लासिसिज्म इज अप्लाइड टू एनी स्कूल विच फॉलोज क्लासिकल रूल्स। देखो, जो नियो क्लासिकल है ना, क्लासिसिज्म नाउन है भाई, जो नियो क्लासिसिज्म है इसको अप्लाई किया जाता है ना हर उस स्कूल के लिए जो कि फॉलो करता था क्लासिकल रूल्स को। और क्लासिकल क्या है हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लासिकल रूल्स को जो फॉलो करते थे, एंड क्लासिकल क्वालिटीज भी होती थी, उनमें बैलेंस होता था प्रोपोर्शन में, और रिस्ट्रेन भी होता था, ठीक है। यानी क्लासिकल चीज़ों को फॉलो करने वाली चीज़ें नियो क्लासिसिज्म के अंतर्गत आती थी। इट इम्प्लाइज नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल एंड सेंस ऑफ रियलिटी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। द 3 टाइटल्स आर गिवन टू द 18th सेंचुरी लिटरेचर। आप देखिए, तो 3 टाइटल दिए गए थे 18th सेंचुरी की लिटरेचर को। पहला तो आप ये देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, अभी ऑगस्टन एज भी मिल जाएगा आपको, ये रहा, ठीक है, बिल्कुल। तो द फर्स्ट टाइटल इज क्लासिकल और नियो क्लासिकल, हाँ हाँ देख ही रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इट इज विद द रेफरेंस टू द स्टैंडर्ड विच इज प्रीच्ड। स्टैंडर्ड एक रेफरेंस होता था इनका, किनका, नियो क्लासिसिज्म का। हाँ बिल्कुल, इसमें बहुत सारे विद्वान भी रहे होंगे, चूँकि क्लासिकल चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ों को महत्व देने वाले लोग थे, तो इनका जाहिर सी बात, इनकी जो सीरियसनेस होगी वो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी की रही होगी, ठीक है, बिल्कुल। द सेकेंड टाइटल इज द ऑगस्टन एज, और दूसरा इसका टाइटल है ऑगस्टन एज। भाई नाम याद रखिएगा, हो सकता है अप्रॉक्सीमेटली दे दिया जाए कि कौन सा नाम किसका है, ठीक है, और ऑप्शन उसके क्रिएट कर दिए जाए, इंपॉर्टेंट है। इट कॉल द ऑगस्टन एज एज इट रिजेम्बलेंस द एज ऑफ एम्परर ऑगस्टन। अब देखो, ऑगस्टन एज जो है ना वो एक एम्परर थे ऑगस्टस, उन्हीं के नाम पे पड़ा है ये, ठीक है, यहाँ से हमने ये भी जान लिया। डॉक्टर जॉनसन सेज ड्राइडन डिड द इंग्लिश लेटर्स व्हाट अगस्टस डिड द सिटी ऑफ रोम। अब देखिए, ड्राइडन डिड द इंग्लिश लेटर्स, उन्होंने इंग्लिश लेटर्स को लिखा है ऑगस्टस के बारे में, जो कि सिटी किसके, रोम के शासक थे, ठीक है। द थर्ड टाइटल इज द एज ऑफ रीजन। अब देखो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एज ऑफ रीजन एंड गुड सेंस, ठीक है।
तो नियो क्लासिसिज्म का हमने नाम क्या जाना, ऑगस्टन एज जान लिया है, नियो क्लासिकल जान लिया है, क्लासिकल एज भी कह सकते हैं इसको, और क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं एज ऑफ रीजन। ठीक है, बिल्कुल। दिस टाइटल इज बेस्ड ऑन गुड सेंस द आइडियल ऑफ द फ्रेंच क्रिटिक वॉल्यूम। भाई ये भी याद रखना आप लोग कि ये जो टाइटल है ना गुड सेंस का, ये किस क्रिटिक के, यानी कौन से फ्रेंच क्रिटिक के आइडियल पे आया। ठीक है, तो उनका नाम है ये बॉयल्यू। The restoration of monarchy in 1660 becomes the potent cause the rise of new classicism। बिल्कुल, तो रेस्टोरेशन जो आया ना मोनार्की का 1660 में, पर डेट्स तो इंपॉर्टेंट है, याद रखनी पड़ेगी हिस्ट्री की। बिकम्स द पोटेंट कॉज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बना किसका, राइज ऑफ न्यू क्लासिसिज्म का। ठीक है, बिल्कुल। अब नीचे यहाँ पे कुछ करेक्टरिस्टिक्स दिए हैं न्यू क्लासिसिज्म के, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए या आप प्रकाश बुक को पढ़ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब हम बारीक पॉइंट को नहीं डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट पार्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा नॉवेल का। क्या है नॉवेल का, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, इसको आप इंपॉर्टेंट मान के चलिए, स्किप नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। द टर्म नॉवल इज डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन वर्ड नोवेला। भाई मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कौन सा वर्ड है, नोवेला, डबल एल वाला है, याद रखिएगा, और कहाँ का, इटालियन वर्ड है। द स्पेनिश टर्म फॉर नॉवेल इज नोवेला। अब देखो जो नोवेला था ये क्या था, ये तो इटालियन वर्ड था। अब स्पेनिश वर्ड देखो, ये है नोवेला, इसमें सिंगल एल है और इसमें डबल एल था। द फ्रेंच टर्म इज नोवेलिटी, नहीं नोवेलिटी नहीं है, नोवेली, क्योंकि नोवेलिटी तो पार्ट है ना नॉवेल का, स्मॉल एल जी। इट इज ए प्रोज नरेटिव मीन। अब बिल्कुल, अब ये देखिए पोएट्री में नहीं होता, ये होता है प्रोज में केवल। ठीक है, प्रोज नरेटिव मीन फॉर रीडिंग नॉट फॉर इन एक्टिंग। अब देखिए इसको सिर्फ पढ़ने के लिए पर्पज से बनाया जाता था, नॉट इन एक्टिंग, एक्टिंग करने के लिए नहीं। ठीक है, इट इज़ ए पॉकेट थिएटर। अब भाई ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट पूछा जा सकता है कि कौन सी चीज़ जो है पॉकेट थिएटर से संबंधित है, या पॉकेट थिएटर क्या है। ठीक, विद ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए प्ले एक्सेप्ट एंड विजुअल। अब देखिए इसमें ना पूरा प्ले होता है, लेकिन एक्सेप्ट किसकी, विजुअल, दिखाई नहीं पड़ेगा। क्यों दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जब परफॉर्म ही नहीं किया तो दिखाई क्या पड़ेगा। ठीक है, टू मेरेडिथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, ये इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। टू मेरेडिथ एक राइटर है, इट इज ए समरी ऑफ एक्चुअल लाइफ, वाइल टू प्रीस्टले ये भी राइटर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज ए नैरेटिव इन प्रोज ट्रीटिंग चीफली ऑफ इमेजिनरी करेक्टर एंड इवेंट्स। बिल्कुल, तो इमेजिनरी करेक्टर्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, और उन्हीं के साथ में ये कुछ हेरा फेरी होती है, प्रोज में लिखी जाती थी। मेरेडिथ क्या कहते हैं इसको, समरी ऑफ एक्चुअल लाइफ, ये इंपॉर्टेंट है। और प्रीस्टले क्या कहते हैं, इन नैरेटिव पोएट्री ट्रीटिंग चीफली इन इमेजिनरी करेक्टर एंड इवेंट्स, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे ना कुछ कंटेम्पोररी प्रैक्टिस इन नॉवल विल बी बिटवीन 60,70,000 वर्ड्स एंड इतने वर्ड्स के हो सकते हैं। हाँ, मतलब कि एक छोटी कंपोजिशन नहीं होती, एक काफ़ी लेंदी टॉपिक होता है नॉवल। ठीक है, यही कहने का मतलब है इनका। तो जो वर्ड्स हैं वो आपके सामने लिखे हैं, उसको आप लर्न कर लीजिए। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, जैसे हेनरी फील्डिंग है, इनका कोई नॉवल है टॉम जॉन्स, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही पढ़ रही हूँ, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ओलिवर गोल्ड स्मिथ का है द विकार ऑफ वेकफील्ड। ठीक है, ये भी आप जान सकते हैं। सर वॉल्टर स्कॉट का इवान हो पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा आप। चार्ल्स डिकेंस है, इनको आप याद रखेंगे। चार्ल्स मेरेडिथ है, द ईगोइस्ट है इनका। रुग्यार्ड किपलिंग है, जिनका किम द जंगल बुक है। वर्जीनिया वुल्फ का टू द लाइट हाउस, द वेव्स, मिसेस डेलोवी ये है। जेम्स जोयस का यूलिसिस है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, E.M. फॉस्टर का है ए पैसेज टू इंडिया। चलिए अब लास्ट है हमारा आज का टर्म नॉवेलिटी। इट इज़ ए वर्क ऑफ फिक्शन, फिक्शन का ही वर्क होता है इमेजिनरी, विच इज़ शॉर्टर देन ए नॉवल। अब ये नॉवल से ना छोटा होता है, बट लॉन्गर देन ए शॉर्ट स्टोरी, लेकिन शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होता है। कौन, नॉवलेट। ठीक है, बिल्कुल। तो आज अब वीडियो को यहीं पे रोक रहे हैं, काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, नहीं तो लेंदी टॉपिक हो जाएगा। तो आप, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है आपको पढ़ने में थोड़ा अच्छा ना लगे, जो भी है, लेकिन पढ़ाई से तो मुझे नहीं लगता कि अच्छा ना लगने वाली कोई चीज़ होती है उसमें। अच्छा लगे या ना लगे, हमें तो पढ़ना होता है, क्योंकि हमें क्रैक करना है, और चीज़ें हमें आसान नहीं मिलने वाली जितना हम सोचते हैं। ठीक है, चीज़ों का लेवल उतना ही टफ है जितना हम सोच रहे हैं। तो सीरियस होकर के पढ़ाई करिए, अपनी हर सावधान दंड बेद को लगा दीजिए, तन मन धन से पढ़ाई करिए, अपना कॉम्पिटिशन खुद से कीजिए। ठीक है, अपनी फैमिली को हैप्पी रखिए, बस उन्हीं को अपना सहारा बनाइए, अन्य किसी पे डिपेंड ना रहिए। ठीक है, तो चलिए सेशन को रोकते हैं, कल फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। वेलकम लर्नर्स,
दिस इज योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने लास्ट सेशंस नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक करना ना भूलें, अपना कमेंट ज़रूर दें। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज के सेशन को। फर्स्ट वर्ड है आपके सामने लिखा है ऑर्थोडोंटिस्ट। एक प्रकार के एक्सपर्ट हैं जो कि डेंटिस्ट होते हैं, और डेंटिस्ट की ये एक टाइप है। कौन? ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थोडोंटिस्ट जब हमने डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि ये दो रूट वर्ड से मिलकर के बना है, जिसका पहला रूट वर्ड है ऑर्थोस और इसका मीनिंग होता है स्ट्रेट या करेक्ट। दूसरा रूट वर्ड होता है हमारा ओडोंटोस, जिसका मीनिंग होता है टीथ। तो ये जो डेंटिस्ट होते हैं दांतों को सीधा करने का काम करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेरीओडोंटिस्ट। ये भी डेंटिस्ट के एक टाइप होते हैं। ये क्या करते हैं? पेरी वर्ड को देखिए पहले। पेरीओडोंटिस्ट में पेरी वर्ड को देखिए, ये एक रूट वर्ड है पेरी। इसका मीनिंग होता है अराउंड या सराउंडिंग। हमारे दांत के जो आसपास का क्षेत्र होता है ना, जहाँ पे गम्स होते हैं यानी मसूड़े, उन्हीं एरिया को ये डील करते हैं। ठीक है, ये जो डॉक्टर्स होते हैं। तो ये जो एक्सपर्ट होते हैं ना पेरीओडोंटिस्ट, ये हमारे टीथ के, टूथ के आसपास के जो एरिया होते हैं यानी गम्स वगैरह की प्रॉब्लम्स से डील करते हैं। ठीक है, ये भी एक प्रकार के डेंटिस्ट होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं। क्लियर? बिल्कुल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेरीओडोंटिक्स। ये इन्हीं का नाउन फॉर्म है। नाउन फॉर्म कहने का मतलब प्रैक्टिस को हम कहते हैं पेरीओडोंटिक्स। ठीक है, ये एक्सपर्ट होता है और ये नाउन फॉर्म है यानी प्रैक्टिस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेरीओडोंटिक। ये है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव फॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखिए अगला वर्ड है हमारा इंडोडोंटिस्ट। क्या है? इंडोडोंटिस्ट। इंडो का मीनिंग होता है ना, क्या? इंडो का मीनिंग होता है, एक सेकेंड मैं पेन ले लूँ जी। ये एक ग्रीक रूट वर्ड है इंडम, जिसका मीनिंग होता है इनर। इनर कहिए, विद इन कहिए, इसका मीनिंग होता है अंदर। ठीक है, और ओडोंटिस्ट जो है ना वो ओडोंटो से बना है यानी टीथ और एक्सपर्ट। तो ये ऐसे डेंटिस्ट के टाइप होते हैं ना जो दांतों के अंदर की प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। अब दांतों के अंदर की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? कैविटीज़ हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उनमें बहुत सारे उपचार किए जाते हैं, जैसे कि रूट कैनाल थेरेपी। जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं दांतों के अंदर की, ठीक है, इनर पार्ट की, उससे जो डील करता है ना वो डेंटिस्ट होते हैं इंडोडोंटिस्ट। क्लियर जी? नेक्स्ट, अब अगला वर्ड है हमारा एक्सोडोंटिस्ट। क्या है? एक्सोडोंटिस्ट। एक्सो का मीनिंग क्या होता है? एक्सो मीनिंग होता है आउटर यानी बाहर। क्या बाहर? जो दांतों को निकालने का काम करते हैं ना, एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं, वही होते हैं हमारे एक्सोडोंटिस्ट। क्लियर जी? नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑप्टोमेट्रिस्ट। जब हमने ऑप्टोमेट्रिस्ट को डिस्कस किया था ना तो इसमें एक रूट वर्ड निकला था ऑप्टो, यानी ऑप्टो बना है ऑप्सिस से। किससे? ऑप्सिस से। ऑप्सिस कह सकते हैं या ऑप्टिकोज, ये ओ है। इसका मीनिंग होता है ना व्यू, विजन, दृश्य। ठीक है, और जो मेट्रोन वर्ड है हमारा दूसरा, जो मेट्रिस्ट है ना, ये आईएसटी को हटाना पड़ेगा, मेट्रोन। इसका मीनिंग होता है ना मेजरमेंट। ठीक है, बिल्कुल। तो अब इसका मीनिंग हो गया ना कि जो आंखों की दृष्टि को नापने का कार्य करते हैं ना वो कहलाते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, ये जो एक्सोडोंटिस्ट है ना, अब इसको आप हटा दीजिए। हटाने का मतलब ये कि अब हम डेंटिस्ट को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, अब हम एक्सपर्ट को ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अब वेरियस एरियाज में।
ठीक है, अब अलग अलग टाइप के एक्सपर्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कि मैम डेंटिस्ट को ही कवर कराती चली गई। क्लियर? तो अब हम डेंटिस्ट को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अब हम डिस्कस कर रहे हैं और भी एक्सपर्ट्स को। ठीक है, चलिए अब देखिए हमने डिस्कस किया ऑप्टोमेट्रिस्ट को। अब ये जो नीचे वर्ड्स लिखे आपके सामने, थर्मोमीटर या बैरोमीटर, ये कोई एक्सपर्ट नहीं है। ये क्या है? ये एक डिवाइस है जिनसे किसी चीज़ को मेजरमेंट करने का काम किया जाता है। तो ये वर्ड्स लिखने का क्या मतलब था यहाँ पे? ये मतलब ये था जो हमने डिस्कस किया ना, मेट्रोन। ठीक है, अब इसी से देखिए अलग अलग वर्ड्स बनाए जाते हैं। ठीक है, अब कैसे? इसी मेट्रोन से बना है मीटर। ठीक है, और ये जो मीटर में, थर्मोमीटर में जो थर्मो है, यानी ये रूट वर्ड जो है ग्रीक रूट है थर्मे। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है हीट, ताप। तो थर्मोमीटर को हम हिंदी में वैसे भी तापमान कहते हैं। नहीं जी, मीटर लिखा है ना, तो तापमापी कहते हैं जी। तो जो ताप को जो ताप को मेजरमेंट करने का काम करता है यंत्र, उसी को हम कहते हैं थर्मोमीटर। ठीक है, बिल्कुल। तो मीटर क्या मेजरमेंट करने का जो काम कर रहा है, वही है हमारा क्या, थर्मोमीटर। और किसको माप रहा है? हीट को माप रहा है। क्लियर? बिल्कुल। स्पेलिंग अच्छी है, याद रखिएगा, एग्जाम वगैरह में पूछी जाती है। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैरोमीटर। क्या है? बैरोमीटर। अच्छा, तो मीटर तो मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगी। मीटर बना है मेट्रोन से, जिसका मीनिंग होता है मेजरमेंट करना। ठीक है, तो ये सब भी डिवाइस है जो कि किसी ना किसी चीज़ को मेजर करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, देखो अब जो बैरोमीटर है, बैरोमीटर में एक ग्रीक वर्ड है बैरोज। क्या है? बैरोज, ये बी है। ठीक है, अब बैरोज का मीनिंग होता है ना वेट। क्या? वेट, यानी भार। अब ये जो बैरोमीटर होता है ना, ये भार को मापने वाला एक यंत्र होता है। क्लियर? बिल्कुल। स्पेलिंग अच्छी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है ये स्फिग्मो मैनोमीटर। ये यहां होना चाहिए था, स्पेस कम होने की वजह से नीचे है। स्फिग्मो मैनोमीटर। अब ये क्या मापता है और इसका रूट वर्ड क्या है? पहले ये देखो, ये जो रूट वर्ड है ना स्फिग्मोस, क्या है? स्फिग्मोस, इसका मीनिंग होता है ना पल्स। क्या है? पल्स, जो नाड़ी को चेक करता है। ठीक है, पल्स को चेक करने का काम करता है। तो स्फिग्मो मैनोमीटर को तो आप जानते ही होंगे, जिससे किसी मनुष्य की पल्स को चेक करने का काम किया जाता है। ठीक है, स्पेलिंग अच्छी है, आपके जीके की नज़र से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको याद करके चलेंगे। ठीक है, मेट्रोन से बना है और ये स्पिग्मो वर्ड से बना है, जो कि हमारा एक ग्रीक रूट वर्ड है। क्लियर? बिल्कुल। तो ऑस्टियोपैथ ये वो एक्सपर्ट होते हैं, जैसे कभी आपकी बॉडी में मसल्स वगैरह में खिंचाव आ जाए, तो ये जो डॉक्टर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, प्रेशर दे करके हाथ से जो प्रॉब्लम होती है उसको डील करते हैं। ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम को ये दूर करने का प्रयास करते हैं। आपकी हड्डियों में, आपकी मसल्स में अगर कहीं खिंचाव आ जाता है, तो ये क्या करते हैं, ये रक्त संचार बढ़ाने में मदद करते हैं। कैसे करते हैं? हाथ से प्रेशर दे करके। ठीक है, हाथ से प्रेशर दे करके ये खिंचाव को दूर करने का प्रयास करते हैं और आपकी प्रॉब्लम क्लियर करते हैं। क्लियर? तो यही होते हैं ऑस्टियोपैथ। बिल्कुल। और इनका जो प्रैक्टिस होता है ना, वो कहलाता है ऑस्टियोपैथी। जी बिल्कुल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑर्थोपेडिस्ट। हम इसको पढ़ चुके हैं। ऑर्थो हम जानते हैं कि स्ट्रेट होता है, और पेडिस्ट का मतलब हम जानते हैं, पेडिस का मीनिंग हम जानते हैं, पेडोस से लिया गया है, इसका मीनिंग होता है चाइल्ड। तो पहले क्या था एंशियंट टाइम में, कि जो बच्चों की अस्थियों को उनमें जो प्रॉब्लम होती है उनको ट्रीट करता है, वही कहलाता है ऑर्थोपेडिस्ट। लेकिन अभी मॉडर्न टाइम में क्या है ना, कि ये अडल्ट की भी हड्डियों को ट्रीट करते हैं। ठीक है, और ये सीधा करने का काम करते हैं। कौन? ये ऑर्थोपेडिस्ट। हमारे पास में कायरोपोडिस्ट। अब जो कायरो वर्ड है ना, इसका मीनिंग होता है हैंड, और ये कौन से रूट वर्ड से आया है वो देखिए, ये आया है कायर या किरो।
ठीक है, इसका मीनिंग होता है दोनों का हैंड। ठीक है, बिल्कुल। और जो एक और रूट वर्ड आपको इसी वर्ड में मिलेगा, पॉडिस्ट है ना, जो ये आपको पॉडिस्ट बना है किससे, पाउच से या पोडोस से। इसका मीनिंग क्या होता है, यानी फुट, यानी पैर। ठीक है, तो हाथ से जो पैरों का इलाज करे। अब ये कैसी बात हुई, देखिए, जो क्या होता है कि हम जब कोई लेबर करते हैं ना, जब बहुत एक्सेस वर्क करते हैं, तो उससे हमारे पैरों में ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे निशान बन जाते हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं ना, तो ये हाथों से ना उन्हीं का ट्रीटमेंट करते हैं, पैरों का इलाज करते हैं। ठीक है, कौन, ये कायरोपोडिस्ट है ना। और इनको हम कह सकते हैं पोडियाट्रिस्ट। क्या कह सकते हैं?